हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस कुंडली विश्लेषण को कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसे मेजर सवाल नहीं थे, लेकिन उनका फिर भी एक मानना था कि उनके कुंडली का एक बार इसमें विश्लेषण किया जाए। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि इस कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन, ठीक है, एक चीज़। दूसरा, जो इस कुंडली के अंदर फॉर्मेशंस हैं उसको भी आप देखो। इसमें एक तो धन योग बन रहा है। धन योग कैसे बन रहा है? क्योंकि बुध और शनि की युति हुई है, ठीक है। नेचुरली कभी भी किसी भी कुंडली में शनि और बुध आपस में मिल जाए तो उसे धन योग माना जाता है। इस कुंडली में शनि और बुध की युति पंचम भाव में हो रही है, पूर्व पुण्य के भाव में हो रही है। ये सही है कि शनि वहाँ पे नीच राशिस्थ होते हैं, इस कारण से थोड़ी चुनौतियाँ जरूर आएंगी। लेकिन एक बात को समझिए कि बुध जो होता है वो बुद्धि का कारक ग्रह और शनि जो है वो कर्म का कारक ग्रह। अगर इंसान के पास बुद्धि और कर्म दोनों आ जाए तो फिर धन आ ही जाता है, और इस योग को कोई और नहीं, गुरु खुद देख रहे हैं। तो ये तो कुछ ऊपर ऊपर की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। चलिए अब हम चलते हैं इस कुंडली में ओरिजिनल एनालिसिस के लिए। सबसे पहले जो ये लगन हमें दिखाई देता है ये 9 नंबर से बन रहा है, यानी कि धनु लगन में जन्म हुआ है। अब देखिए, इनका जो नक्षत्र है लगन के अंदर वो मूला नक्षत्र है। मूला नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो होते हैं केतु देव। अब केतु जो हैं वो इस कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं नवम भाव में बैठे हुए दिखाई देते हैं। केतु ग्रह का नवम भाव में बैठना वैसे भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इस कुंडली में केतु का नवम में बैठना खराब करने से बचाने बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो जिस तिथि में हुआ है वो तिथि कहीं ना कहीं एक अलग सी तिथि है। देखिए, इनका जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष की तृतीया में हुआ है, और जो इनका जन्म हुआ उस दिन शनिवार था। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। जब मैंने कहा था कि राहु और केतु के साथ या कोई वक्री ग्रह आ जाए तो उसमें एक फॉर्मेशन और ध्यान देनी होती है, वो ये कि आपका जन्म किस तिथि में हुआ है। क्योंकि इनका जन्म तृतीया तिथि में हुआ है, इस कारण से इनके ज़िंदगी में 2 भाव जो थे वो नेचुरली कंबस्ट हो रहे थे। कौन कौन से भाव? एक तो है जो सिंह राशि 9th हाउस, दूसरा जो है वो है इनका मकर राशि 2nd हाउस। बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा हो, फादर के साथ चीज़ों में भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी देखने को मिली हों। साथ ही साथ फैमिली के अंदर भी 2nd हाउस कुटुंब है, वहाँ पे भी काफ़ी चुनौतियाँ शुरुआत में देखने को मिली हों। लेकिन इसमें एक दूसरा भी कंडीशन है, वो ये कि जब कभी भी कोई राशि दिग्धा हो जाए, कंबस्ट हो जाए, वहाँ पे कोई वक्री ग्रह आके बैठ जाए तो वो बहुत अच्छा फल कर देता है। केतु और राहु जो हैं वो नेचुरली ही वक्री ग्रह होते हैं, इसलिए केतु इस कुंडली में 9th हाउस में बैठे हैं, जहाँ पर कि वो एक दिग्ध राशि में बैठ गए। वो सपोर्ट करेंगे किस चीज़ से? पराक्रम के द्वारा। क्योंकि जो आपका 3rd हाउस है, केतु के जस्ट सामने वाला हाउस, वो उसका पूरा सपोर्ट कर देंगे। जब भी कोई ग्रह दिग्ध स्थिति में आ जाए तो सामने जो उसके भाव पड़ेगा उस भाव के रिजल्ट्स पे वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इस कारण से यहाँ पर आपका जो सोचने का ढंग है, केतु वो वाला प्लैनेट 9th हाउस में बैठा है। वो 9th हाउस में बैठ के वैसे तो ओरिजिनली उसे क्या देना था? हायर लर्निंग देनी थी या फिर विदेशों से जोड़ देना था। 9th हाउस है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है या फिर हायर लर्निंग है। यहाँ पे केतु ये दोनों के साथ साथ 3rd हाउस करेज, छोटी मोटी यात्राएं, ऐसी चीज़ों को भी बढ़ाने में सक्षम होगा। अब आपका लाइफ पाथ को एक बार देख लें। चंद्रमा जो है आपका वो पुनर्वसु नक्षत्र से देखने को मिलता है।
ये पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है इसके स्वामी कौन होंगे? जाहिर सी बात है गुरुदेव। तो जुपिटर जो हैं उनकी जो 2 राशियां हैं वो आती हैं फर्स्ट हाउस में और फोर्थ हाउस में। इसीलिए ज़िंदगी की शुरुआती स्थितियों में एक तो स्वयं को बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, दूसरा स्वयं को बनाने के साथ साथ आपका फोर्थ हाउस है, मतलब कि सुख, संसाधन, प्रेम, इमोशंस, ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ज़िंदगी हमेशा एक वर्क फोर्स की तरह ड्राइव करते हुए चलेगी। चंद्रमा नक्षत्र जो स्वामी बन रहे हैं गुरु के बन रहे हैं, इसलिए गुरु की ये दोनों राशियों का प्रभाव कहीं ना कहीं रहेगा। इन्हीं चीज़ों को बनाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स आप पे हमेशा काम करेगा। चंद्रमा जो है उसकी इस कुंडली में युति जो है वो शुक्र के साथ भी है और मंगल के साथ भी है। मंगल के साथ जब कभी भी युति हो चंद्रमा की तो ये भी एक तरह से लक्ष्मी योग बनता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शुक्र के साथ चंद्रमा की युति है, ये बहुत अच्छी कंडीशन तब मानी जाती है जब आपको कोई सा भी डिप्लोमेटिक वर्क करना हो, क्योंकि एक तो ये 7th हाउस है, दूसरी बात है कि शुक्र जो है वो आपको सपोर्ट करता है किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक वर्क्स के अंदर भी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट योग है इस कुंडली के अंदर, शनि यहाँ पे हमें ओरिजिनली नीच राशिस्थ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बुध और मंगल के बीच में परिवर्तन है। जिस समय ये परिवर्तन काम कर जाएगा तो शुक्र और बुध की युति एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक अच्छे फाइनेंस वाले पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन शनि और मंगल की जैसे युति आएगी तो 5th हाउस है, वहाँ पे संतान से या तो प्रेम से या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है। कब? जब यहाँ पे ये परिवर्तन योग काम करे या प्रथम संतान के साथ या किसी प्रेम किसी चीज़ में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है। रीज़न क्या है कि शनि और मंगल एक साथ युति करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस कुंडली में देखने को मिल रही है वो ये कि सूर्य इस कुंडली में कहाँ के स्वामी हैं? भाग्य भाव के, और बैठे हैं 6ठे भाव में जाके। इसलिए भाग्य को बनाने के लिए भी, किस्मत को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। दशाओं का ऑर्डर क्या रहेगा? जन्म गुरु की दशा में हुआ है, कुछ दशा गुरु की निकलेगी, यानी कि 4th हाउस घर के सुख संसाधन और खुद को बनाने का एक पहला वहाँ पे जद्दोजहद बचपन से शुरू होगी। अगली दशा आएगी शनि की। शनि 5म भाव में बैठे हैं जहाँ वो प्रेम चाहेंगे। वहाँ पे एक तो वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, दूसरा 2nd हाउस संसाधन और 3rd हाउस करेज। तो करेज को तो डेवलप करने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी सुख संसाधनों को प्लस अपनी प्रॉपर्टीज़ को 2nd हाउस को बनाने के लिए इंसान का माइंड कहीं ना कहीं बचपन से ट्रेंड होता चला जाएगा। आज की परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो दशा केतु की चल रही है। अब पहले मैं नवमांश पे आता हूँ, फिर आगे की दशाओं पे चर्चा करेंगे। नवमांश के अंदर यदि हम आ जाएं तो हम ये देखते हैं कि आपका जो लगन बन रहा है नवमांश में वो 4 नंबर से बनता है। मैंने आपकी कुंडली को आपके लगन के तुल्य बना दिया, तो हम देख रहे हैं कि सूर्य और आपका जो लगन है नवमांश का वो 8म भाव में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किस्मत कहीं ना कहीं से खींच खांच कर ही सही। 8म का अर्थ क्या है? एस्ट्रोलॉजी, या फिर किसी न किसी तरीके से, एस्ट्रोलॉजी ना बोलूँ तो ऑक्कल्ट साइंसेस, ज़िंदगी की किसी भी तरीके के रहस्य को खोजने का काम, ये कराने के लिए किस्मत सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थी, पहली बात। दूसरी बात, केतु जो हैं वो अभी भी भाग्य भाव में ही है, इसलिए केतु की प्लेसमेंट जो है हम उसको काफ़ी पॉजिटिव मानेंगे। नवमांश की कुंडली में जो आपके 8म के स्वामी हैं चंद्रमा, वो 5म में गए हैं। इस कारण से भी आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को खोज रहे हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान एस्ट्रोलॉजी की तरफ या ऐसी चीज़ों में तभी आएगा जब या तो वो परेशान होगा या तो उसका इंटरेस्ट होगा। आपके कुंडली में डायरेक्टली इंटरेस्ट शो करने वाले तो कोई प्लैनेट्स ऐसे नहीं बनते थे, लेकिन हाँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ ज़रूर आई होंगी जिसके कारण से आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ धीरे धीरे करके झुकाव हुआ होगा। ये मैं क्यों कह सकता हूँ? देखिए, नवमांश की कुंडली के अंदर यदि मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे शुक्र जो है वो अपने 6ठे भाव में ही मौजूद हैं, जबकि यही शुक्र
लगन कुंडली में 7th हाउस में गए थे। तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठेगा, पार्टनरशिप में या मैरिज के अंदर थोड़े से चैलेंज लगा देगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो दिखाई देती है वो ये कि इस कुंडली में मंगल जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे बिहेव कर रहे हैं किस्मत में कि वो आपके पहले भाव में आके बैठे। यानी कि किस्मत की कुंडली में अगर मैं देखूं तो आपके लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव है। मंगल इस कुंडली में 12th हाउस के लॉर्ड है और 5th हाउस के लॉर्ड है। इस कारण से भी 12वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं दुखों का भी है और खोजने का भी है। तो किस्मत आपको खुजवा रही है और उसमें ज्ञान का सपोर्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि मंगल खुद पंचम के स्वामी है। तो वह आपको कहीं ना कहीं जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये खोजने पे भी मजबूर कर रहा है। मर्क्यूरी जो है वो ग्रह जाना जाता है मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वो ग्रह भी मंगल के साथ है। इस कारण से जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही थी उन चीज़ों को आप देखकर उसके बारे में खोजते हुए कि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। मेरे हिसाब से तो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हो रही है ना वो 2nd हाउस को लेकर हो रही है या फिर 7th हाउस को लेकर हो रही है। 2nd हाउस को लेकर इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि देखिए नवमांश की कुंडली में शनि उच्च राशिस्थ हो जाते हैं, जबकि एक्चुअल लगन कुंडली में वो पंचम भाव में हमें नीच राशिस्थ दिखाई देते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, मनी मैटर्स पे तो चीज़ें कुछ हद तक ठीक ठाक होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो दिग्धा प्रभाव है, दिग्धा प्रभाव मतलब कंबश्चन का प्रभाव, वो कंबश्चन का प्रभाव ना रिलेशंस के अंदर देखने को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि कोई ग्रह अगर जल रहा है, तप रहा है, तो उसकी तपिश मटेरियलिस्टिक वे में दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उसकी तपिश रिलेशन के एस्पेक्ट में ज़्यादातर देखने को मिला करती है। अब चर्चा केतु पे कर ले। केतु आपके कुंडली में लगन कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी सेम पोजीशन पे ही प्लेस्ड हैं, ठीक है। और केतु से 10वां अगर देखें तो मैंने आपसे कहा था 12th हाउस होगा। इसीलिए आप यदि केतु के पीरियड में चल ही रहे हैं, विदेश से जुड़ के कार्य करें, बहुत है फ़ायदा। अगर विदेश से जुड़ के नहीं कार्य कर पा रहे तो भी चैरिटी, हॉस्पिटल, 12th हाउस से जुड़े हुए काम आप कुछ भी करोगे आपका काफ़ी हद तक अच्छा नाम यही दशा आपको करा देगी। गोचर की अगर बात करूं तो गुरु जो है उनका गोचर आपके 4थे भाव के ऊपर है, जहां से बैठ के वो आपके अष्टम पे और आपके द्वादश पे दृष्टि डाले हुए हैं, जिस कारण से आध्यात्मिक चीज़ों में भी और विदेश की चीज़ों में भी आप 1 साल के अंदर अच्छी सफलताएं कर सकते हो। दूसरी बात है कि केतु जो कि आपके सोचने का ढंग है वो भी गुरु के ऊपर से जा रहा है, इसलिए इस समय आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहने वाला है। शनि जैसा ग्रह जो कि आपके लिए 3rd हाउस के ऊपर गोचर करेंगे वो राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे। अभी वो जहाँ बैठे हुए थे पिछले 2.5 साल से वहाँ पे वो दिग्धा प्रभाव के साथ थे, यानी कि उसमें भी ज़्यादा जलन थी। इस कारण से कुछ हद तक आपके घर के एनवायरनमेंट को देखा जाए तो वहाँ पे आप चुनौतियाँ महसूस ज़्यादा कर रहे थे, उसमें कुछ हद तक कमी आएंगी इस एक्सेस पे आने के कारण। और राहु केतु क्योंकि कुंडली में पॉजिटिव है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक उन्नति का भी वक्त मान के चलिए 2023 से 2025 का रहने वाला है। और बाहर से जुड़े हुए कोई भी काम कर लीजिए या फिर दवाइयों से जुड़े हुए काम कर लीजिए, उसमें भी आप अच्छा काम कर लेंगे। आपका पीरियड काफ़ी उन्नति का है। 7th हाउस के अंदर 3 ग्रह हैं, जिसमें से कि जो आपका मंगल है वो पंचम भाव से आया है। इस कारण से भी देखिए तो एक त्रिकोण का स्वामी, पंचम का स्वामी केंद्र में जाके रिलेशन बना रहा है। और रिलेशन किस तरीके से बन रहा है, एक तो हाउस एक्सचेंज से, दूसरा रिलेशन इस तरीके से बन रहा है कि पंचम का संबंध आपके लाभ भाव से भी है, 11th हाउस लॉर्ड वीनस से भी है। इस कारण से भी कहीं ना कहीं आप अच्छी आर्थिक उन्नति पाने की क्षमता रखते हैं। और कुंडली में इस बात को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कारण यह है कि जब केतु किसी चीज़ को देने पर आए तो फिर बहुत ही इमेंस रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए आपकी कुंडली काफ़ी हद तक पॉजिटिव है राहु केतु के पॉइंट से भी, और साथ ही साथ हाउस एक्सचेंज के कारण भी। हाँ, दिग्धा का प्रभाव घर के अंदर के माहौल में थोड़ा सा रिलेशन मैटर्स में चुनौतियाँ ज़रूर दे सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।